अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस साल जुलाई में पाकिस्तान और जो शुगर मिल मालकान है उनके दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ था, जिसके तहत जो मिल मालकान है उनको शुगर बरामद करने की इजाज़त दी गई थी। साथ ही जो लोकल जो कीमतें हैं शुगर की एक हद से ज़्यादा ना बढ़ने की यकीन दहानी भी कराई गई थी शुगर मिल मालकान की तरफ से। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि जब क्रशिंग सीजन स्टार्ट होता है तो उसके हवाले से भी एक टाइम लाइन तय की गई थी, यानी कि आज 15 नवंबर से जो मिल मालकान है, शुगर मिल मालकान है, वो क्रशिंग सीजन का आगाज करेंगे ताकि मार्केट में चीनी की वाफर जो सप्लाई है वो मौजूद रहे। लेकिन सिर्फ एक दिन पहले इस डेडलाइन से जो शुगर मिल मालकान है वो अदालत चले गए और अदालत ने शहबाज उन्हें दे दिया है स्टे। अब टेक्निकली जो आपकी भी स्टोरी है, गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये उस अग्रीमेंट का ब्रीच है जो जुलाई में हुकूमत ने इन शुगर मिल मालकान के साथ किया था। अगर तो ये ब्रीच है तो क्या जो हुकूमत है अदालत में ये डिफेंड नहीं कर पाई? क्यों अदालत ने ये स्टे दिया इसके ऊपर? कामरान, इसमें बुनियादी बात यह है वो है वक्त। हुकूमत जब डिफेंड करने जाएगी भी तो उसमें तो हफ्ता तो लग ही जाएगा और इतना इनको टाइम चाहिए अपने जो बाकी स्टॉक्स पड़े हैं उसको जो एक इजाफी कीमत है, जो कीमत इनके मुआहदे से भी ज़्यादा है, उसके ऊपर अपने जो स्टॉक्स हैं उसको बेचने के लिए। ये कहानी जुलाई में शुरू नहीं होती, ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने शुगर मिलें जो हैं इनको इजाज़त दी कि वो चीनी जो है बरामद कर सकें। उस वक्त बहुत हमने ये बात कही, बहुत ज़्यादा मीडिया पर भी शोर पड़ा, बाकी जगहों पर भी, कि इनको इजाज़त ना दें, मुल्क में जो स्टॉक्स हैं वो इनफ नहीं है। फिर भी 7,65,000 मैट्रिक टन जो चीनी है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसको बरामद करने की इजाज़त दी। इवेंचुअली फिर वही हुआ जो होना था, क्योंकि उसका मकसद ही एक्सपोर्ट करने का यही था कि जो मुकामी मार्केट के अंदर जो चीनी की कीमतें हैं वो बढ़ जाएँ, क्योंकि मिल मालकान का ये ख्याल था कि उनको वहाँ पर जो लोकल उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम पे उनकी चीनी जा रही, उनको मुनाफा नहीं हो रहा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो फिर ये इजाज़त दी गई। और एक आपने तो जुलाई के मुआहदे की बात की, एक मुआहदा इस साल के आगाज में भी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी की जो कीमत है कोई 140-145 रुपए फी किलो से ज्यादा नहीं होगी। तो जब वो भी मुआहदा उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो सका, फिर एक जुलाई में एग्रीमेंट होता है। जो जुलाई का एग्रीमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसके 3 बड़े एस्पेक्ट्स थे। एक तो ये कि जो कीमत है उसको 15 अक्टूबर तक उसको कैप कर दिया गया कि जी वो 171 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी या इस किस्म का कुछ उस वक्त रेट तय किया था। फिर आगे उसका फर्दर कोई उन्होंने कहा जी कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है इस कीमत से ऊपर फरोख्त ही नहीं हो सके। दूसरा उसका अंदर ये चीज़ थी कि दोबारा ये हुकूमत ने उनसे माना कि जो इजाफी चीनी होगी, अगर इस साल जो अभी क्रशिंग का सीजन स्टार्ट होना है उसमें पैदावार और उसके साथ ही जो अगर कोई स्टॉक पीछे बचा हुआ है, चाहे लोकल है या इंपोर्टेड है, सारा मिला के अगर जो स्टॉक 70 लाख मैट्रिक टन से टोटल स्टॉक ज्यादा हो जाएगा जब ये चीनी का जो क्रशिंग सीजन है ये गन्ने का वो खत्म हो जाएगा, तो फिर जो इजाफी चीनी होगी उतनी ही चीनी इनको भी दोबारा बरामद करने की इजाजत दी जाएगी। और ये दो उनके लिए बहुत बड़ी कंसेशंस थी। कीमत भी आपने ज्यादा कर दी, फर्दर भी उनसे एग्री कर लिया मजीद एक्सपोर्ट के। बाकी जो मर्जी मीडिया में शोर पड़ता रहे, जो बाकी लोग कहते रहे, हुकूमत को उसकी परवाह नहीं थी। बट चले एक बॉटम लाइन ये थी कि 1 नवंबर 2025 को शुगर मिलें जो है वो क्रशिंग सीजन स्टार्ट कर देंगी, ताकि कम से कम किसान का जो नुकसान है वो ना हो, और अगर चीनी की किल्लत भी है जो कि थी तो वो भी पूरी हो जाए। इसके बिल्कुल बरअक्स हुकूमत ने खुद पहले 15 नवंबर का नोटिफिकेशन निकाला है पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि एसेंशियली ये एक प्रोविंशियल मैटर है और इसमें जो वफाकी हुकूमत का रोल होता है वो उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको मेंटेन करना होता है। अगर शॉर्टेज है तो ये इंपोर्ट करेंगे। तो 15 नवंबर का जो नोटिफिकेशन हुआ, और उस 15 नवंबर के नोटिफिकेशन से भी चंद दिन पहले कामरान एक और कहानी होती है। वो कहानी ये कि चंद मिलें जो है उनके नाम मेरे सामने हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। और बाय द वे ये जो मीटिंग हुई है जो पाकिस्तान का कंपटीशन का जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी है। ये कलूजन की जो है वो उस कार्टलाइजेशन और उसमें इंक्लूड करते हैं, उसकी कैटेगरी में ये फॉल करता है। ये मीटिंग जो होती है इसकी जो डेट है वो 10 नवंबर की डेट है इसकी, और इसमें जो मुख्तलिफ जो शुगर मिल्स हैं वो उनके लोग वो इकट्ठे होते हैं। 7 लोग उसमें, 7 जो शुगर मिले होते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट होती हैं। 3 शुगर मिले जो है वर्चुअली वो टेलीफोनिकली ज्वाइन करती हैं। फैसले क्या होते हैं कि ऑल अबव शुगर मिल, ये जो शुगर मिले हैं, ये जितनी भी शुगर मिल यूनानिमसली डिसाइडेड टू कमेंस द क्रशिंग सीजन 2025-26 ऑन फ्राइडे November 28
2025 उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन से पहले, और ये जो उनका फैसला था जो वफाकी हुकूमत के साथ इनका मुआहिदा हुआ था उसकी रूह के खिलाफ था। दूसरा ये कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने ये जो है कंपटीशन का जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने फैसला किया कि इस साल गन्ने की जो कीमत होगी वो 400 रुपए फी मन होगी। इसी तरीके से कुछ और उनके जो डिसीजंस थे वो उन्होंने लिए, और उनका जो कि दोबारा जो इसकी जो फॉलोअप मीटिंग होगी वो 20 नवंबर 2025 को होगी। तो ये नोटिफिकेशन, ये उनकी मिनट्स हैं जो मीटिंग के, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, और फिर उसके बाद जब ये लाहौर हाई कोर्ट चले जाते हैं और लाहौर हाई कोर्ट में जाके ये प्ली क्या लेते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, ये जो एक पंजाब शुगर फैक्ट्रीज कानून है 1950 का, उसके खिलाफ है, ये गैर कानूनी नोटिफिकेशन है, क्योंकि उस कानून के मुताबिक ये 30 नवंबर तक शुगर मिलों को इन्होंने चलाना है। तो ये मामला जब कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट 17 नवंबर तक स्टे ऑर्डर दे देती है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैच है, हमारे जो देखने वाले हैं, आई थिंक उनको बताना ये बहुत जरूरी है कि एक दिन भी अगर जो क्रशिंग सीजन डिले होता है तो उससे किस तरीके से ये जो शुगर मिल मालकान है क्या फायदा होता है इनको, और क्यों वो इस 15 नवंबर की डेडलाइन पर अमल दरामद नहीं करना चाहते, क्यों वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना ये डिले हो उतना उनके लिए बेहतर है। देखिए इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो जो नुकसान है और एक होता है फायदा। नुकसान इस केस में कितना होता है, एक दिन का नुकसान जो होता है वो किसान के लिए कितना भारी होता है। जितनी जितनी फसल को उसको काट कर जब वो फैक्ट्री पे ले जाते हैं शुगर मिल के गेट के ऊपर, उसमें ताखीर होती जाती है, उसके अंदर जो रस का जो कंपोनेंट होता है ना, उसकी जो वजन होता है, वजन उसका कम होना शुरू हो जाता है। धूप की वजह से उसके अंदर जो पानी होता है, जो भी उसकी होते है, वो चीज़ उसकी कम होना शुरू, तो उसका किसान का सीधा सीधा नुकसान है। फायदा किसका, दो फायदे। पहला फायदा शुगर मिल मालिक का, उसका क्या फायदा कि उधर से उसका वजन कम होगा, उतना ही उसको पैसे कम देने पड़ेंगे, उसका जो चीनी का जो कंटेंट है वो गन्ने से वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए जानबूझ के डिले करते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है अगर इनको हुकूमतें बहुत ज्यादा मजबूर भी कर देती हैं तो ये बॉयलर चला देते हैं और गेट नहीं खोलते, और लंबी लाइनें किलोमीटर्स की लगी होती हैं, जो ट्रॉलर्स होते हैं, जो ट्राली होती है जो जिसके ऊपर लोड किया होता है इन्होंने गन्ना, और वो शुगर मिल को बेचने जाते हैं। दूसरा जो फायदा जो सबसे बड़ा जिसकी यहाँ पे कैच है, और ये जो बात हम कह रहे हैं हम नहीं कह रहे, ये वफाकी वजीर खुराक ने खुद कल मेरे से बात करते हुए राना तनवीर हुसैन साहब ने बात की कि ये डिले इसलिए कर रहे हैं कि जो बाकी इनका स्टॉक रह गया, और वो स्टॉक कितना रह गया वो बड़ा अलार्मिंग नंबर है, 2,07,000 मेट्रिक टन का स्टॉक है जो मुकामी है, इंपोर्टेड की मैं बात नहीं कर रहा। 2,07,000 मेट्रिक टन का स्टॉक है, 18,000 मेट्रिक टन पर डे कंजम्पशन है। तो बकौल राना तनवीर हुसैन साहब के कि ये जो स्टॉक रह गया है ये मिल मालिकान चाह रहे हैं कि किसी तरीके से 2 हफ्ते का और इसमें एक्सटेंड हो जाए टाइम, और वो उन्होंने कोर्ट चले गए हैं, वो टाइम बाय कर रहे हैं। अब कोर्ट ने तो, आप कोर्ट के पास जाते हो, कोर्ट आपका केस तो सुनेगी, अगर कोर्ट बाद में इनका मामला रिजेक्ट भी कर देती है तो टाइम बार एक चीज होगी ना, तो वैसे ही स्टार्ट कर देंगे 28 नवंबर को, जो उन्होंने खुद अपना इंटरनल उनका एग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो चीनी है बकौल राना तनवीर हुसैन साहब की, जो एवरेज कीमत जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने इस जुमे को अनाउंस की है वो 185 रुपए आज भी एवरेज है। इसका मतलब है कि 170 से लेकर 200, 200 प्लस 210 रुपए फी किलो चीनी बिक रही है। तो वो इसी कीमत के ऊपर राना तनवीर साहब फरमा रहे हैं ये चीनी बेचना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी अगर नई पैदावार मार्केट में आ जाती है चीनी की तो ये कीमत 150 रुपए से भी कम होनी चाहिए। ये है वो सारा कैच जिसकी वजह से ये सारे ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत। और ये गेम अरबों की है। अगर आप 185 की आप एवरेज बात कर रहे हैं और 150 पे आ जाती है तो ये जो आप उससे भी ना करें, 35 रुपए का जो डिफरेंस है, जो हमारे वजीर आजम ने जो उन्होंने फैसला जब किया था चीनी की बरामद करने की इजाजत देने का, तो चीनी 140 रुपए फी किलो से भी कम थी, आज वो 200 रुपए से भी ऊपर है। आज जो वजीर खुराक है वो खुद कह रहे हैं कि ये कीमत 150 रुपए से कम आ जाएगी, पैदावार शुरू हो जाती है, नई चीनी मार्केट में आ जाती है। तो ये सारी गेम ही उसी चीज का, उसमें जो कामरान जो सवाल पैदा होता है ना, रोल किसका क्या है। हुकूमत, वफाकी हुकूमत, वज़ीर शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना, वो लोग जिन्होंने चीनी की बरामद करने का फैसला किया, वो लोग जिन्होंने चीनी की दरामद करने की फिर इजाजत, क्योंकि शॉर्टेज थी, जो खुद राना तनवीर हुसैन साहब ने फरमाया कि 3,08,000 मैट्रिक टन चीनी अभी तक दरामद की जा चुकी है, पहले बरामद करो तो फिर दरामद करो। सो दिस इज वेरी सिंपल गेम। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये आइंदा भी होगा, पीटीआई की गवर्नमेंट में भी हुआ, ये मुशर्रफ के दौर से हम देख रहे हैं कि ये इश्यूज चलते आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि जो बड़े बड़े शुगर मिल मालकान हैं वो आपके पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, वो शायद वफाकी काबीना का जब इजलास होता है, हर जो गवर्नमेंट आती है उसमें भी कोई ना कोई
उनके लोग रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। तो क्लियरली जो एक बात करते हैं कि गठ जोड़ है यहाँ पे कहीं ना कहीं, जो शुगर बैरन भी जिन्हें कहते हैं, और प्लस जो इक़्तिदार के ईवानों में लोग बैठे हैं, और यही होता है फिर अल्टीमेटली इसमें फिर देखिए नुकसान अवाम का है और फार्मर का है, फायदा इन बड़े बड़े आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं जी कि ये देखें जी, आपका जो बजट है जो किचन का, उसके अंदर चीनी कितनी आप इस्तेमाल करते हैं। हम भी बड़े मासूम से आगे से मुंह बना कर चीनी वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो सेहत के लिए अच्छी नहीं तो चीनी बनाने वाली फैक्ट्री बंद कर दो ना। बिल्कुल तो किसान जो गन्ना है उसको इजाजत दे दो, गन्ना उगाए अपना, उससे वो जो भी वो एक बाय प्रोडक्ट बनाता है बेच दे जहां उसने बेची। नहीं, वो उसको उसके पास ऑप्शन, वो किसी और कपास की फसल पे, उसके पास तो कई ऑप्शन है, वो दूसरी फसल पे चला जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है, ये एक पूरा प्रॉपर गठजोड़ होता है। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब इतनी ग्लेयरिंग चीजें हुई हैं सारे केस के अंदर। फरवरी मार्च का मुआहिदा, फिर जुलाई का मुआहिदा, फिर उस मुआहिदे के अंदर ये क्लॉज के ये जो चीनी की कीमत, इवन के हुकूमत ने जो मैक्सिमम कैप भी 175 या 171 रुपए की जो भी लगाई हुकूमत ने, वो कैप लगाना भी गलत है। आप कैसे चीनी की मार्केट की कीमत डिटरमिन कर सकते हैं? ये कंपटीशन के अगेंस्ट है, ये फ्री मार्केट प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। वो किया गया। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज इन्होंने ये की कि जी आपका उन्होंने ये कर दिया है, शुगर मिल्स जो है वो मीटिंग करती हैं 10 नवंबर को। उसके मिनट्स अगर मेरे पास हैं तो मार्केट में और लोगों के पास भी होंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस पे सोया हुआ है। मैं यही कहने लगा था कि कभी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा एक्टिव हुआ करता था, जिनका काम ही यही है कार्टेलाइजेशन को तोड़ना, इस पे नजर रखना कि क्या मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा कोई खास जो सेक्टर है किसी भी कीमत को। तो क्यों वो इतने खामोश है, जिनका काम है इस सारे चीज को मॉनिटर करना, रेगुलेट करना? ये कामरान पूरी की पूरी जो चेन है ना, वो इस वक्त कंप्रोमाइज लग रही है मुझे। और ये बड़े दुख की बात है कि ये पाकिस्तान के ये इदारे जिन्होंने एक फ्री मार्केट के जो चैंपियंस हैं, क्या इनका काम यही रह गया कि चंद इदारों पर जाके किसी जगह पे छापे मार लें, किसी जगह पे छोटी मोटी चीज़ों की कीमत मुकर्रर कर लें, कोई नोटिस ले लें, कोई पॉलिसी एडवाइस नोट दे दें गवर्नमेंट को? इनका काम इससे ज़्यादा है। और ये आज भी मतलब इनको ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर ये शुगर मिल्स मालकान, मैं बिल्कुल भी इसमें कोर्ट को इस पर ब्लेम नहीं करता, कोर्ट के पास कोई भी जाएगा कोर्ट उसको सुनेगी, कोर्ट फिर उसके सामने जो चीज़ें रखी जाती हैं उसके मुताबिक फैसला कर। अब जो लॉ ऑफिसर हैं जिसने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे कोर्ट के अंदर, और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये कोर्ट का जो एक शॉर्ट ऑर्डर है, उनकी ऑर्डर शीट है, उससे मैं ये पढ़ रहा हूँ। उसमें उन्होंने जो लॉ ऑफिसर का ये ओपिनियन था कि जब इन्होंने ये क्लेम किया कि ये इलीगल नोटिफिकेशन जो निकाला पंजाब को, एज पर लॉ है ये, क्योंकि इसको 30 नवंबर तक है ना, तो उससे पहले भी तो गवर्नमेंट उसकी प्राइस उसका नोटिफिकेशन निकाल सकती है ना। और दूसरी चीज़ ये, उन्होंने जो सूबाई काबीना है उसने इसकी मंजूरी दी है कि जी आप ये उसके फैसले के बाद, मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन निकाला गया। और लास्ट खैर कोर्ट फर्दर उन्होंने कहा जी कि मुझे भी पार्टी से अपनी जो कंसर्न अथॉरिटीज उनसे कंसल्ट करें तो मुझे भी वक्त दिया जाए। उन्होंने वक्त मांग लिया, कोर्ट ने कहा 17 नवंबर तक स्टे ऑर्डर, और अब 17 को देखें अब क्या होता है, स्टे ऑर्डर लिफ्ट होता है या नहीं होता। असूली तौर पर तो अब मामला चूंकि कोर्ट में, हम कोर्ट के इशू के ऊपर तो इस पर कमेंट नहीं कर सकते। अब फैसला करना है हुकूमत ने कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। राना तनवीर हुसैन साहब ऑन द रिकॉर्ड है इस इशू के ऊपर, होपफुली हमें वो थोड़ी देर बाद ज्वाइन भी करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो क्या वो करेंगे। मेरे ख्याल में तमाम ये जो आम सवालात हैं, खुद राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि ये ब्रीच हुआ है एग्रीमेंट का जो हुकूमत और शुगर मिल मालकान के दरमियान हुआ था। तो अगर वाकई ब्रीच हुआ है तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, कार्रवाई करेंगे भी। इन तमाम जो अहम सवालात हैं उनके जवाबात हम लेने की कोशिश करेंगे राना तनवीर हुसैन से इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है अभी राना तनवीर हुसैन साहब ने, ये मिनिस्टर हैं फूड सिक्योरिटी के, और इनसे बात करेंगे ये जो क्रशिंग सीजन वाला मामला है, शुगर मिल मालकान ने जो लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया है। तो राना साहब, आपने ये खुद भी कहा है कि ये जो स्टे लिया है शुगर मिल मालकान ने, ये उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है जो हुकूमत ने जुलाई में शुगर मिल मालकान के साथ किया था, क्योंकि उसके तहत उन्होंने अग्री किया था कि 15 नवंबर यानी कि आज से क्रशिंग सीजन स्टार्ट होगा। आपका क्या सबसे पहले रद्द-ए-अमल है? और क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, तो हुकूमत क्या एक्शन ले सकती है शुगर मिल मालकान के खिलाफ? थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो हमारा एग्रीमेंट था उसमें 15 नवंबर नहीं था, 1 नवंबर था कि 1 नवंबर को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो पीछे कोई एक हफ्ता पहले मीटिंग हुई थी हमारे शुगर एडवाइजरी बोर्ड की, उसमें ये डिसीजन हुआ था कि हम 15 नवंबर को स्टार्ट कर देंगे। और वो रिलेक्टेड थे, लेकिन ये हमने कहा, एक किस्म की रिक्वेस्ट भी की, डायरेक्शन भी दी कि नहीं आप 15 नवंबर को करें, इससे बियॉन्ड ना जाए।
ना होगा तो हम आपको नोटिस जारी करेंगे अंडर द लॉ, जो कि एक एक्ट है हमारा, उसके अंदर है प्रोविजन, गेम कमिश्नर को पावर है कि वो उस एक्ट के तहत कर सकता है, नोटिस इशू डायरेक्शन दे सकता है। तो वो फर्स्ट नंबर था, 15 नंबर हो गया। अब मोर और लेस लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट ने, और सिंध गवर्नमेंट का थोड़ा डिफरेंट केस था, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको अपनी कैबिनेट में ले जाकर नोटिफाई करवा लिया 15 नवंबर, और फिर इनको नोटिस भी इशू कर दिया और नोटिफाई भी कर दिया, और ये भी कोड कर दिया दैट सेक्शन आपको अगर नहीं कोई करेगा तो ये इसका एक फाइन होगा, जो एक मेरा ख्याल है 5 लाख या कितना, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, डेली बेसिस पे हम आपको फाइन कर सकते हैं अप टू। और इसी तरह इम्प्रिजन में भी हो सकती है अगर FIR दर्ज कराएं, कंट्रावेंशन ऑफ अगर वायलेशन हो उस लॉ की, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 3 years। तो ये दोनों प्रोविजन उसमें है। लेकिन 15 को जो मोस्टली मिले, मेरी जो इंफॉर्मेशन है चल गई है, कोई इसके करीब उन्होंने ऑन कर दी है। जो स्टे में वो हाई कोर्ट में गए हैं, उन्होंने कोई 8 मिले हैं, 8 मिल मालकान वो गए हैं, जो हाई कोर्ट ने काफी जज साहब ने, ऑनरेबल जज, काफी लंबा सुना केस और उसको उनको स्टे नहीं दिया उनको। और फिर मंडे की डालिया उन्होंने ये जरूर कहा है कि आपको अरसे में ये इनके खिलाफ ना करें टिल मंडे। मंडे को उनको दोबारा बुलाया, हमारे अफसरों को और लीगल जोन को, दोनों पार्टीज को, तो वो मंडे को फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरा जज साहब भी समझते हैं कि इन्होंने देखिए नवंबर में आगे शॉर्टेज हो जाती है स्टॉक की, क्योंकि ये आखिरी महीना होता है, तो उसमें इस वक्त भी स्टॉक जो पड़ा हुआ है इनके पास कोई 2 लाख के करीब या लेस देन 2 लाख है। तो हम समझते हैं कि अगर इस तरह करेंगे तो नेचुरली प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, जो मेरे ख्याल में क्रशिंग के शुरू होने से बाद 140-50 पे आ जानी चाहिए पर किलो। कीमतों वाला राणा साहब मामला है, इससे अभी आप इसके ऊपर भी आपसे बात करते हैं। ये जो पहली चीज है, वो आप सही फरमा रहे हैं कि कानून में आपके पास इख्तियार भी है, को 5 लाख रुपए जुर्माना भी हो जाए, रोजाना की बुनियाद पर अगर 25 से 30 रुपए फी किलो इजाफी कीमत वसूल कर रहे हैं जो, तो फिर उनको जुर्माना 5 लाख देना क्या मसला है उन लोगों के लिए? क्या हुकूमत पाकिस्तान ये कर सकती है फैसला, या ऐसा कुछ सोच रही है, सोच सकती है कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जिसने ये मुआहदा किया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसको गैर कानूनी बॉडी डिक्लेयर कर दिया जाए, उसकी जो उसको रजिस्टर किया उसको डी लिस्ट कर दिया जाए? देखिए बात, मुझे लीगल प्रोविजन तो नहीं पता, लेकिन जो 5 लाख की बात है ये मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ये वाकई बहुत कम सजा है। जो बिलियनर लोग हैं और वो डेली के बेसिस पे जिस तरह कमाई करते हैं, प्रॉफिटिंग करते हैं, नजायज करते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी जो बात है 100% दुरुस्त है। लेकिन साथ सजा भी है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये नहीं है कि वो फाइन और सजा 5 साल भी कर सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं, FIR दर्ज हो, प्रोसिक्यूट किया जाए उनको बकायदा। तो मेरा ख्याल है इस दफा इस हद तक तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो इन्होंने वायलेशन की है, स्पेशली जो 8 मिलें अदालत में गई हैं, उनके खिलाफ देखना हमारी कोई थोड़ी सी एक कोऑपरेशन होती है इनके साथ, और एक रिलेशनशिप बढ़ती रहे, जो मुश्किल वक्त है हमारी बात मान जाए, और जो इन पे मुश्किल वक्त आता है उस वक्त हम भी हैंड होल्ड करते हैं, क्योंकि फार्मर का भी जुड़ा हुआ है, फार्मर हमारा किसान जो है गन्ने का, वो इनकी मिलों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी उनकी भी डिमांड थी क्रशिंग जल्दी शुरू करें, तो हम भी कहते थे, लेकिन सिर्फ अपनी जात का सोचना ये मुनासिब बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग रन इस किस्म की रिलेशनशिप जो होती है वो नहीं चल सकती अगर कोई एक दूसरे के साथ कोऑपरेट न करे। हम देखते हैं कि जब इनकी प्राइस 119-20 पे पहुंच गई थी, 120 पे, तो वाकई इनको लॉस हो रहा था, तो फिर इनको हमने थोड़े सा सपोर्ट किया था कि जो सरप्लस शुगर थी उसको एक्सपोर्ट की इजाजत दी, ताकि थोड़ा सा किसान को आइंदा का जो फसल है उस पर भी ये प्राइस दे सकें, सही प्राइस दे सकें। जो प्राइस दी भी उन्होंने सही प्राइस दी। अच्छा राणा साहब, मुझे यह सवाल करने दें, ये तो ओवरऑल एक तासुर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस हुकूमत के वक्त, माजी में भी चले जाएं जो हुकूमतें आई,
ये हमेशा एक शुगर वाला क्राइसिस रहा है। कभी इंपोर्ट की इजाजत देते हैं, कभी एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं, सब्सिडीज भी होती हैं। तासुर ये है कि कहीं ना कहीं ये जो शुगर मिल मालकान है और जो भी हुकूमत वक्त होती है, इनका आपस में बड़ा एक नेक्सस है। और शायद ये जो क्रशिंग सीजन, ठीक है आप कह रहे हैं कि सिर्फ 8 मिले हैं जिन्होंने अभी क्रशिंग सीजन का स्टार्ट नहीं किया, बाकी उन्हें कर दिया है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को शायद ये पता था कि होना ऐसा ही है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं हुकूमत में बैठे जो लोग हैं वो शुगर मिल मालकान के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई बात है कि जो मैं जानता हूँ, मुझे आज तक किसी ने कोई इस किस्म की कोई बात नहीं की, ना अप्रोच किया इस एंगल से कि इनको कोई फेवर की जाए या इनको थोड़ा हेलो कार्टर किया जाए। मैं आपको बिल्कुल ऑन कह रहा हूँ, लेकिन जो बात प्राइम मिनिस्टर करते थे वो तो बिल्कुल सच खिलाफ है कि ये मैं हल्फन आपको बात बता रहा हूँ। वो कहते थे एक्सपोर्ट मत करें, लेकिन मैं समझता था कि नेशनल इंटरेस्ट यही है कि एक्सपोर्ट उस वक्त 13 लाख के करीब सरप्लस था, 13 लाख जो कभी भी आज तक नहीं हुआ सरप्लस, और प्राइस जो थी $750 थी। तो मैं समझ उस वक्त अगर हम कर देते तो हमें ऑलमोस्ट नियर टू $1 बिलियन के करीब हमें फॉरेन एक्सचेंज आता। लेकिन क्योंकि विकास के ये डिसीजन लेट होते होते हमने अक्टूबर में ले गए, तो अक्टूबर में मेरा ख्याल है 550 पे आ गई थी उसकी प्राइस, 500 पे। तो हमने 400 मिलियन उससे फॉरेन एक्सचेंज लिया और 5 लाख उससे रख लिया, जो कभी आज तक नहीं रखा। लेकिन वो एक बड़ा अच्छा डिसीजन था, लेकिन किसी एक्सपोर्ट पे कोई सब्सिडी नहीं दी, किसी को कोई फेवर नहीं दी, कोई आप चेक कर सकते हैं, कोई एक पैसे का किसी के साथ नहीं किया। हमने कहा ठीक है जी आप एक्सपोर्ट कर ले, तो वो भी, और किसी मिल को फेवर नहीं की। वो पीएसएम ने कहा कि हिसाब का जो जितनी प्रोडक्शन है उतना परसेंटेज वो ले ले। हम उसमें गए ही नहीं है, गवर्नमेंट गई नहीं है। ये पीएमएसए को कहा कि आप ये कोटा है और इसका आप अपने जो जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनमें जो मिल की जितनी प्रोडक्शन है उसके हिसाब से उनको कोटा दे दे। इतना फेयर और ट्रांसपेरेंट हुआ है। और अब जो इंपोर्ट की है वो हमने 3 लाख की है और उससे हमारा कोई 150 मिलियन मैक्सिमम खर्च हुआ है, 125 मिलियन। तो मैं समझता हूँ देखे ना, अगर हमने 375 मिलियन डॉलर रखा है फॉरेन एक्सचेंज, तो ये बड़ी हमारी अचीवमेंट है। मैंने पहले भी ये मेरे लिए बड़ा ये प्रायोरिटी रही है। राणा साहब, यहाँ मसला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मसला ये है कि 140 रुपए की कीमत थी, हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, वो 200 क्रॉस कर गई और मुआहदा था कि 171 से ऊपर नहीं जाएगी। आज भी वो कीमत 171 रुपए फी किलो से ज्यादा है। और दूसरा, 1 नवंबर को शुरू करना था। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, 15 नवंबर हो गया है और कोई शुगर के यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने जो है वो नहीं स्टार्ट की मिलों का। तो ये इवेंचुअली तो फिर लोग ये सवाल करने पे इसमें उनका ये जायज है, उनका ये सवाल करना कि कहीं ना कहीं, आप तो बिल्कुल ओथ पे कह रहे हो और हम आपकी इज्जत करते हैं आपकी बात की, कहीं ना कहीं कोई तो फिर इनको सपोर्ट कर रहा है ना। ये मुआहदों की खिलाफवर्जी भी करते हैं, मनमानी भी करते हैं और एक्शन भी नहीं होता। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए सवाल करना हर एक हक है, सवाल कर सकते हैं, उसकी कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं होती, कोई इतने ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती। लेकिन मैं आपको जो बात करने लगा हूँ शहबाज साहब, मैं बिल्कुल आपको दुरुस्त बात करता हूँ हमेशा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको भी पता है, मेरा ना कोई रिश्तेदार है, ना मेरा तल्लक है, ना वास्ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो बात कर रहे हैं कि जी वो 140 की थी, लेकिन जब तक क्रशिंग शुरू नहीं हुई 30 ये आप जरा चेक कर लें कि कितनी प्राइस रही है। अगर क्रशिंग वो उस सीजन तक थी 140, क्या हम एक्सपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं, आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे, और कीमत नहीं बढ़ी, और कीमत फिर भी एक्सपोर्ट के बावजूद क्रैश कर गई। 140 कभी हुई नहीं है। जब मैंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी उस वक्त 136 थी और ये था कि ये महंगी होगी, तो हमने इसलिए कैप किया था 140 से, ये बढ़े ना 140 से। एक्सपोर्ट की इजाजत देने से फौरन चली जाती है ऊपर, ये एक्सपोर्ट अलाउ कर दी है। ये 130 पे गई, 125 पे गई, 26 पे गई, 120 पे गई ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट।
और क्रैश कर गई उनकी, वो इसके बावजूद के एक्सपोर्ट के उनकी सरप्लस थी। लेकिन जो अगले साल की बात हुई है वो एक तो गन्ने का रेट 450 से 750 तक गया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। किसान खुशहाल हो गया, उसने कहा जी हमें तो ये कभी कीमत मिली नहीं। तो जब वो कीमत मिली तो उससे उनकी कास्ट भी बढ़ी अगले सीजन के लिए, जो पिछला जो जिसमें ये महंगी हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये 171 रुपया जो आप बात करते हैं, क्या कर लें मोर और लेस, ये कुछ दूर दराज की बात मैं नहीं करता रिटेल की, लेकिन ये इन्होंने कुछ गड़बड़ की कि 171 की बजाय 175 पे भी गया, 174 पे भी गया, 178 पे भी गए। चले राणा साहब ने, क्योंकि हमारे पास कम है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, लेकिन अगर आप पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो एवरेज चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो 40% ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ी है जो आम सारिफ है। और ये ओवरऑल अगर आप महंगाई की शरह देखें तो ये चीनी एक ऐसा आइटम है जो उस टॉप 3 आइटम्स में आता है जिसमें सबसे ज्यादा उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो इसको हुकूमत को सीरियसली देखने की जरूरत है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ अहम जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जॉर्डन के जो किंग हैं वो आज पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरे का आगाज कर रहे हैं। जॉर्डन के साथ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप भी हैं, बायलैटरल इश्यूज के ऊपर बात भी होगी, लेकिन जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जॉर्डन एक अहम मुल्क है। इनके जो जॉर्डन के किंग हैं उनके इस दौरे से कुछ रोज़ पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भी जॉर्डन का दौरा किया था। और इस दौरे को इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि जो गजा पीस प्लान है ट्रंप का, उसके हवाले से भी बातचीत होगी। और एक और जो पेशरफ्त हुई है कल, क्योंकि पाकिस्तान समेत कई जो अरब और जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप के जो 20 नुकाती गजा प्लान था उसको सपोर्ट किया था। और कल इन तमाम ममालिक की तरफ से जो इसमें शामिल थे, जिसमें अमरीका भी शामिल है, कतर, इजिप्ट, UAE, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन और तुर्की, इनकी तरफ से एक मुश्तरका स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने अमेरिका की तरफ से जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश की गई है जिसमें बात की गई है जो उस प्लान के तहत है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक जो पीस बोर्ड है जिसको अपेरेंटली हेड करेंगे अमेरिकी सदर जो ट्रंप हैं। उसके अलावा एक इंटरम जो कमेटी है जो रन करेगी गजा के मामलात को फ़लस्तीनियों की। एंड देन मोर इम्पॉर्टेंटली जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसमें मुमकिना तौर पर पाकिस्तान भी हिस्सा डाल सकता है। ये करारदाद जो है उसका ड्राफ्ट सामने आया है और इन ममालिक ने, यानी कि जो अरब और बाकी मुस्लिम ममालिक है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, UN सिक्योरिटी काउंसिल और बाकी मेंबरान से कहा है कि फौरी तौर पर इस करारदाद को मंजूर किया जाए ताकि इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। दैट शोज के एक्टिवली जो पाकिस्तान है वो इस सारे प्रोसेस के अंदर जिस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, और ये आप कह सकते हैं कि एक रिवाइवल है इवन पाकिस्तान के रोल की, क्योंकि मिडिल ईस्ट का इशू तो बहुत पुराना है। किसी ज़माने में हम बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करते थे, बट ऑफ लेट अब दोबारा से वही जो पुराना पाकिस्तान का रोल था वो उसमें सामने आ रहा है। रिस्क भी हैं बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बट रिस्क भी इसके अंदर काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं। कामरान, इसमें जो बुनियादी बात है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो रेजोल्यूशन है और इसके अंदर जो मैकेनिज्म दिया गया है जिसमें बोर्ड ऑफ पीस की बात है, फिर मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल जो है वो एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी जो वहाँ पे पीस कीपिंग का काम करेगी, ये बुनियादी बात है। लेकिन क्या इसके ऊपर आप समझते हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल इसको वोट करेगी इसी सूरत में, क्योंकि रशिया भी उसके ऊपर एक काउंटर ड्राफ्ट लेके आ गया है, उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है? बिल्कुल, इसमें यही जो आई थिंक इंपॉर्टेंट बात है कि जो रशिया ने जो काउंटर ड्राफ्ट पेश किया है उसमें उन्होंने अमेरिका को क्रेडिट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सीज फायर होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके हवाले से उनको एतराज़ है, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उस पर भी उनको एतराज़ है। तो इसमें कंसेंसस जो पैदा करना दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो रशिया है उसके पास वीटो पावर है, और जब तक जो तमाम जो 5 मुल्क हैं जिनके पास वीटो पावर है वो अग्री नहीं करते तो कोई भी जो करारदाद है वो मंजूर नहीं हो सकती। तो इसीलिए शायद ये जो बाकी ममालिक हैं अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जारी किया है। लेट्स सी, चीन का अभी जो पोजीशन है वो वाजे नहीं है, वो सामने नहीं आई। यूजुअली चाइना और रशिया इस तरह के इश्यूज पर एक ही वो स्टांस लेते हैं, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट इसमें अभी भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो तय होना बाकी है। मसलन जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, आज ही बरतानवी मीडिया में एक खबर जो छपी है उसमें कंसर्न्स भी हैं बहुत से ममालिक के, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो एक्टिव वॉर जोन में होंगे
तो कैजुअल्टीज भी हो सकती हैं और पाकिस्तान के लिए भी एक कंसर्न वाली बात है। तो उसमें ये एक प्रपोजल भी सामने आ रहा है कि ग्रीन जोन एक बनाया जाएगा जिसमें कोई कॉम्बैट या कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, और ये जो फोर्सेज है मुमकिन तौर पर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो सिर्फ उस ग्रीन जोन में ही ऑपरेट करेगी। एक्टिव जो एरिया है जहां पर अभी भी इजरायली फोर्सेज मौजूद हैं वहां ऑपरेट नहीं करेगी। तो लेट्स सी, क्योंकि इसमें अभी तक जो पाकिस्तान है, कल भी दफ्तर खारजा से ये सवाल हुआ था तो उन्होंने यही कहा कि अभी तक पाकिस्तान ने इसके हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं लिया, बट द वे पाकिस्तान एक्टिवली जिस तरीके से सारे प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, एक्टिवली इसमें शामिल है, तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं होगी कि एवेंचुअली पाकिस्तान भी उस इंटरनेशनल जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका अगर हिस्सा होगा। तो बट अभी बहुत सी चीज़ें इस वक्त तय होना बाकी है। और इसमें एक और जो रिलेटेड डेवलपमेंट है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद जो दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी उसका नक्शा बदल गया है। कई सालों के बाद जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान वो व्हाइट हाउस का दौरा कर रहे हैं। जमाल खशोगी के बाद और जो बाइडेन इंतजामिया थी, ताल्लुकात आपको पता है कि इतने खराब हो गए थे कि दोनों का आपस में बिल्कुल राब्ता भी खत्म हो गया था, लेकिन ट्रंप के आने के बाद वो रिलेशनशिप रिवाइव हुई है और अब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते व्हाइट हाउस जा रहे हैं और एजेंडा ब्रॉड बेस्ड होगा, बायलैटरल भी है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये मिडिल ईस्ट का भी एजेंडा है क्योंकि सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से। इसमें जो अगली जो चीज़ अगर लेट्स से इस पे रशिया जो है इसको वीटो कर देता है तो उसके बाद जो बोर्ड ऑफ पीस नहीं बन सकेगा या उसके बाद भी बोर्ड ऑफ पीस बन सकेगा जिसको सदर डोनाल्ड ट्रंप उसको चेयर करेंगे। वो जो पीस प्लान एग्री हुआ था, जो दस्तखत हुए थे, वो आज भी वो फिर इसके बाद भी इंटैक्ट रहेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर ये प्लान वीटो हो जाता है, क्या इसको अमेरिका और दूसरे मुस्लिम ममालिक जो है यूनिलैटरली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अगर यूनिलैटरली इंप्लीमेंट करते हैं उसमें रशिया का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि फिर अमेरिका का एक एक्टिव रोल दोबारा फिर मिडिल ईस्ट में आ जाता है। देखें, आमतौर पर तो ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि यूजुअली जब तक कंसेंसस होता नहीं है, क्योंकि इसमें करारदाद तभी पेश की जाती है जब कोई कंसेंसस हो, तो कोशिश तो ये की जाएगी कि जो भी कंसेंसस इसके हवाले से किया जाए और ये वीटो ना हो। और अगर वीटो हो जाती है तो कहने को तो बिल्कुल यूनिलैटरल या जो भी ममालिक इस प्लान के हक में वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट उसके अंदर प्रॉब्लम है। मसलन पाकिस्तान भी अगर इसमें शामिल होना चाहता है तो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैकिंग होती है तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी आ जाती है, और डोमेस्टिकली वो पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया होगा, सऊदी अरब होगा, इजिप्ट होगा, उनको डोमेस्टिकली उस प्लान को सेल करने में आसानी होती है। मसलन अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद आती है, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स आती है, पाकिस्तान ऑलरेडी जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है अफ्रीका के अंदर दुनिया में पाकिस्तान के जो फौज है वो सर्व कर रही है, तो अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कवर होगा तो यहाँ पर क्योंकि एक सेंसिटिव मामला है तो हुकूमत के लिए ये आसान होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वाइल यूनिलैटरली या बाकी ममालिक लाइक माइंडेड इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं, बट बगैर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल के इस पर अमल दरामद होगा क्योंकि उसकी बहुत फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं। बट लेट्स सी, कोशिश तो ये की जा रही है अभी कि जल्द से जल्द, जैसे मैंने कहा, स्टेटमेंट सामने आया है कि इस करारदाद को मंजूर किया जाए, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बट लेट्स सी इसमें आगे चल के क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो नई दिल्ली में कल हमने जिक्र नहीं किया था, सरसरी से जिक्र हुआ था, जो एक वाकया पेश आया था, और उसके बाद कल रात भी मकबूजा कश्मीर में एक थाने में धमाका हुआ है जिसमें 9 लोग मारे गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट कैच है कि अभी तक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त इल्जाम नहीं लगाया। इसकी क्या वजह है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। गुज़श्ता रात मकबूजा कश्मीर का इलाका है नौगाम, वहाँ का एक थाना है, उधर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, और जब पता चला कि वहाँ पर जो भारतीय जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने लेटली ये दावा किया कि वहाँ पर बहुत सा जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो रिकवर किया था और उस जगह पर वो रखा गया था, और जो उनके फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं उस धमाका खेज मवाद का जायजा ले रहे थे और एक्सीडेंटली वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, जिसके नतीजे में 9 जो अफराद हैं वो मारे गए, 27 के करीब जख्मी हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने कहा है कि इसके हवाले से कयासा आराइयाँ ना की जाएं। एज यूजुअल आपको पता है कि जब इस तरह का वाक़या होता है तो मीडिया क्या करता है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर देता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसका पाकिस्तान से या कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक्सीडेंटली ये जो एक्सप्लोजन हुआ है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इससे पहले जो 10 नवंबर को नई दिल्ली में जो लाल किला है मशहूर मुगल दौर का, और अब भी वहाँ पर जो भारत की जश्न आज़ादी होती है तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उस लाल किले से तकरीर करते हैं,
और मुझे भी वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। बिल्कुल बड़ा कंजस्टेड इलाका है, चांदनी चौक भी है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये जो एक मिस्टीरियस किस्म का कार धमाका हुआ है और उसमें 12 जो अफराद हैं वो मारे गए हैं। और उस वक्त ये जब धमाका हुआ था तो एक खदशा ये था कि क्या एक नया फेज शुरू होने वाला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन का, क्योंकि नई दिल्ली में इतना बड़ा धमाका होना, उसमें 12 अफराद का मारा जाना, ये कोई आम खबर नहीं थी और पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ मीडिया ने तो कोशिश की पाकिस्तान को लिंक करने की, बट ओवरऑल जो भारतीय मीडिया की कवरेज थी, शायद रियासत ने उनको ये डायरेक्ट किया था कि आप ज़्यादा इसको प्ले अप ना करें, वो बड़ा कॉशियस थे इस मरतबा। जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने उसे कॉन्स्पिरेसी करार दिया और उन्होंने कहा कि ये काम है एंटी नेशनल जो फोर्सेज हैं। पाकिस्तान का अभी तक बिल्कुल किसी भी जगह पर नाम नहीं आया। उन्होंने कहा कि तहकीकात की जाएंगी, तहकीकात के बाद जो भी इसमें मुलव्विस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। जो मुबैना तौर पर नाम लिया जा रहा है, डॉक्टर उमर कहा जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक है, वो ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके बाद जो इसका सारा जो नजला है वो आम बेचारे कश्मीरियों पर गिरा है। डॉक्टर उमर का नाम भी शायद बाद में आया या उनका नाम पहले आया था तो कनेक्शन बाद में मकबूजा कश्मीर से जोड़ा गया। इसका जो ओरिजिनली जो इनिशियल इतलात आई थी भारतीय मीडिया में, उसका ताल्लुक तो किसी भारत के ही किसी बाशिंदे के साथ जोड़ा जा रहा था। तो ये भी कोई ट्विस्ट आया इसके अंदर। अगर वो ऑन वन वे वो कॉशियस है, इस दफा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, गैर मुल्की हाथ की भी बात नहीं कर रहे, वो एंटी नेशनल फोर्सेज की बात करते, दूसरी साइड पर फिर somehow डायरेक्टली इम्प्लिसिटली वो इनडायरेक्टली वो मुसलमानों के साथ इसको जोड़ने की जिस तरीके से कोशिश जब एंटी नेशनल फोर्सेस की बात करते हैं तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पहलगाम वाक़या हुआ तो तमाम तर उन्होंने फोकस पाकिस्तान के ऊपर रखा। इस मरतबा इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुसलमानों के खिलाफ भी और खास करके मकबूजा कश्मीर के अंदर वो क्रैकडाउन लॉन्च करना चाहते हैं। पहले भी था और इस वाक़े के बाद बताया जा रहा है कि कुछ 650 के करीब जो कश्मीरी हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इवन के वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया कि आखिर जो हमारे उनके बकौल जो भारतीय शहरी हैं, ये अगर वाकई ऐसा है नौजवान पढ़े लिखे, तो भारत की रियासत के खिलाफ क्यों हो रहे हैं। इसके हवाले से भी हमें सवाल करना चाहिए। बट आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर फैक्टर है, एक का तबसरा ये भी किया जा रहा है क्योंकि जब पहलगाम वाक़या हुआ था, फिर मई में 4 रोज़ा लड़ाई हुई, तो भारत ने बड़ा दावा किया था कि अब उन्होंने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कर दिए हैं, यानी कि कोई भी दहशतगर्दी का वाकया अगर भारत में होगा तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अब ये जो वाकया हुआ है और अनलाइक द पास्ट, इस मरतबा भारतीय सरकार ने भी और भारतीय मीडिया ने भी बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया। उसकी एक वजह यही बताई जाती है कि अगर बगैर सबूतों के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो पब्लिक की तरफ से बीजेपी हुकूमत की तरफ दबाव आएगा कि देखें अब आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जो मई में उन्होंने अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान के ऊपर, 7-8 अपने जो लड़ाका तैयारे उन्होंने मार गिरवाए थे, तो ये भी उनको खदशा था कि दोबारा हम वो टेंशन एस्केलेट करेंगे, ये ना हो कि मई वाली सूरत हाल रिपीट हो। तो कहीं ना कहीं जो मई में 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी, जहां पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल इंक्रीज हुई, वहां पर भारत को बड़ा अच्छे तरीके से रियलिटी चेक भी मिला है। और ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। यही वजह है कि इस मरतबा ये दोनों जो वाकयात हुए हैं, भारतीय हुकूमत का और भारतीय मीडिया का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा मोहतात और कॉशियस है। अब देखते हैं, बहरहाल अभी तो तहकीकात हो रही हैं, यू नेवर नो कि एवेंचुअली आगे चल के अगेन वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डाल दें। नजर रखेंगे हम इस पर भी और बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।